प्रिय छात्रों, अपना बीजांड का पॉइंट चल रहा था। कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण अपना पॉइंट बीच में रह गया था। बीजांड के प्रकार चल रहे थे। बीजांड के प्रकार में 4 प्रकार कंप्लीट हो चुके थे और वो 5वां पॉइंट या 5वें प्रकार का बीजांड होता है। 5वें प्रकार का बीजांड है अर्धपर्तिप बीजांड। अर्धपर्तिप बीजांड। अर्धपर्तिप बीजांड जिसे हेमी एनेट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। अर्धपर्तिप बीजांड की यदि चर्चा करें तो इस प्रकार का डायग्राम होता है। यह आपका भ्रूणकोश होता है, ये इसका अध्यावरण होते हैं। ये अंड समुच्चय की तीनों कोशिका हैं। ये प्रतिमुखी कोशिका हैं और ये केंद्रीय कोशिका होती है। यहां बीजांड द्वार होता है। ये बीजांड द्वार है, ये निभाग है और ये बीजांड व्रंत है। देखिए, अर्धपर्तिप में बीजांड द्वार और निभाग क्षैतिज रूप में एक सीधी रेखा में होते हैं। क्षैतिज क्रम में एक सीधी रेखा में होते हैं और बीजांड व्रंत इन दोनों के समकोण पर लगा होता है। तो जब बीजांड द्वार और निभाग क्षैतिज रूप में पाए जाते हैं और बीजांड व्रंत इनके समकोण पे होता है तो वो होता है अर्धपर्तिप। और ऐसा सामान्यतः रेननकुलेसी और प्रिमुलेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो बीजांड है उसका एग्जाम्पल है रेननकुलेसी व प्रिमुलेसी कुल के पादप। ये कुल का नाम है, एक रेननकुलेसी है और एक प्रिमुलेसी कुल के पादपों में ऐसा बीजांड देखा गया है। 6 नंबर का जो बीजांड आता है वो है कुंडलित बीजांड। ये है कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड को इंग्लिश में सर्सिनोट्रोपस इसे कहते हैं। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इस प्रकार के बीजांड में यह देखा गया है कि बीजांड व्रंत अत्यधिक लंबा हो जाता है, फीते के समान हो जाता है और ये जो बीजांड व्रंत होता है यह संपूर्ण बीजांड काय को घेरे रहता है। इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड होता है वो 360 डिग्री पे घुमा होता है। इसमें इस प्रकार से होता है, देखिए ये अंड समुच्चय की तीनों कोशिका होती हैं। यहां पर केंद्रीय कोशिका होती है। ये भाग कहलाता है आपका बीजांड द्वार। ये भाग कहलाता है निभाग और ये कहलाता है बीजांड व्रंत।
बीजांड ग्रंथ। इस प्रकार से देखिए आप, ये जो बीजांड ग्रंथ है, ये बीजांड ग्रंथ संपूर्ण बीजांड काय को चारों तरफ से क्या करता है, घेरता है। और इसमें जो बीजांड होता है वो कितने डिग्री पे घुमा होता है, लगभग घुमा होता है ये 360 डिग्री पे। ध्यान रखना, एक बताया था मैंने 180 डिग्री पे और एक बताया मैंने 360 डिग्री पे। देखिए तो 180 डिग्री पे घूमता है वो तो है प्रतीप बीजांड, वो तो कौन सा है, प्रतीप बीजांड। और जो 360 डिग्री पे घूमता है वो है कुंडलित बीजांड। तो आप ये ध्यान में रखना कि 180 डिग्री पे कौन सा बीजांड घुमा होता है, प्रतीप बीजांड। और जब बीजांड 360 डिग्री पे घुमा होता है वो होता है कौन सा, कुंडलित बीजांड। और ऐसा सामान्यतः किसमें देखा गया है, ऐसा देखा गया है पलम्बलेसी और कैक्टेसी कुल के पौधों में, ऐसा देखा गया है। एग्जाम्पल है इसका, कौन से कुल के पौधों में ऐसा बीजांड पाया जाता है, और वो है पलम्बेजिनेसी व कैक्टेसी कुल के पादप। प्लम्बेजिनेसी और कैक्टेसी कुल के पादपों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, 360 डिग्री का। और 360 डिग्री के घूमने के कारण से बीजांड काय के चारों ओर बीजांड वृंत लिपटा रहता है। इस प्रकार से जो 6 आपके बीजांड के टाइप पड़े हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आप प्रत्येक प्रकार के बीजांड का जो डायग्राम है वो अपने बुक से कंसल्ट कर लीजिए। नया पॉइंट आता है गुरु बीजाणु जनन। पॉइंट है गुरु बीजाणु जनन। और गुरु बीजाणु जनन को इंग्लिश में कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसे इंग्लिश में कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, देखिए इससे पहले आपने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था और वहां पर यह देखा था कि आवर्त बीजी पौधों में लघु बीजाणु का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु नर युग्मक होता है, उसी प्रकार से आवर्त बीजी पौधों में मादा युग्मक को गुरु बीजाणु कहते हैं। गुरु बीजाणु का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब गुरु बीजाणु का निर्माण किससे होता है, जिस कोशिका से गुरु बीजाणु बनता है उस कोशिका को कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। देखिए एक कोशिका होती है और उस कोशिका का नाम है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका गुणसूत्रों की दृष्टि से द्विगुणित होती है। कैसी होती है, द्विगुणित। इस द्विगुणित मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु। तो इस प्रकार से 4 गुरु बीजाणुओं का या गुरु बीजाणु का बनना, ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। तो इसकी परिभाषा बना सकते हैं अपन, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है। और इस द्विगुणित कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के कारण गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, अगुणित। अर्थात जो गुरु बीजाणु होते हैं वो गुणसूत्रों की दृष्टि से कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं।
तो इस प्रकार से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्र विभाजन होता है और अर्धसूत्र विभाजन से गुरु बीजाणु बनते हैं। इस गुरु बीजाणु का बनना क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब बात यह आती है कि ये गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है वो कहाँ पाई जाती है, उसकी क्या स्थिति होती है, उस कोशिका की क्या विशेषता होती है। अभी आपने चर्चा की थी कि बीजांड का जो संपूर्ण शरीर होता है और उस संपूर्ण शरीर को कहते हैं बीजांड काय। बीजांड के संपूर्ण शरीर को क्या कहते हैं अपन? बीजांड काय। बीजांड काय की अपन ने चर्चा की थी कल कि जो बीजांड काय होता है ये बीजांड काय कौन सी कोशिकाओं से बनता है? मर्दूतकी कोशिकाओं से। कैसी कोशिकाओं से? मर्दूतकी कोशिकाओं से। और बीजांड काय की जो मर्दूतकी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में भी जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, जो अधस्तवक कोशिकाएं होती हैं, उन अधस्तवक कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर लेती हैं। अर्थात जो एक बात आप याद रखना कि जो बीजांड काय की कोशिका होती हैं वो कोशिका किस प्रकार की होती हैं? मर्दूतकी होती हैं, जिनको पेरेनकाइमल सेल्स कहते हैं। इस बीजांड काय की कौन सी कोशिका? अधस्तवक कोशिका। अधस्तवक कोशिका, जिसको अपन हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। क्या कहा जाता है? इन्हीं कोशिकाओं को क्या कहते हैं? हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल कहा जाता है। इस अधस्तवक कोशिकाओं में से कुछ कोशिका आकार में क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। इसके अलावा इनमें स्पष्ट केंद्रक होता है और इनका जीव द्रव्य कैसा होता है? सघन होता है। सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। तो अधस्तवक की वो कोशिकाएं जो आकार में बड़ी हो, जिनका केंद्रक स्पष्ट हो और जिनका जीव द्रव्य कैसा हो? सघन हो, ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं जो आकार में बड़ी हो, जो सघन जीव द्रव्य वाली हो, स्पष्ट केंद्रक वाली हो, ऐसी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऐसी कोशिकाओं को कहते हैं प्रप्रसु कोशिका। और प्रप्रसु कोशिका आगे चल करके और किस कोशिका की तरह कार्य करती है? यही कोशिका आगे चल करके और किसका कार्य करेगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती है। कौन सी कोशिका का कार्य करती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का। फिर दोबारा बता रहा हूं मैं, जो बीजांड काय होता है, बीजांड काय किसे कहते हैं? बीजांड का जो संपूर्ण शरीर होता है उस संपूर्ण शरीर को कहते हैं बीजांड काय। और बीजांड काय कौन सी कोशिकाओं का बना होता है? मर्दूतकी कोशिकाओं का बना होता है। इस बीजांड काय की कुछ कोशिकाएं, या मैं कहूं बीजांड काय की जो अधस्तवक कोशिकाएं होती हैं, इस अधस्तवक कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर लेती हैं और इन कोशिकाओं का केंद्रक स्पष्ट होता है, साथ ही जीव द्रव्य कैसा होता है? सघन होता है। ये जो बड़े आकार की कोशिकाएं जो होती हैं, जिनका केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है, जीव द्रव्य सघन होता है, ऐसी कोशिकाओं को कहते हैं प्रप्रसु कोशिका। और प्रप्रसु कोशिका आगे चल करके और किसकी तरह कार्य करती हैं? ये करती हैं आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन होता है परिणत। देखिए, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? इसी को अपन प्रप्रसु कोशिका भी कह सकते हैं। अपने पास है प्रप्रसु कोशिका और यही प्रप्रसु कोशिका को अपन क्या कह सकते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। अब जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इस कोशिका में विभाजन होता है कौन सा? परिणत विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? परिणत विभाजन होता है। और परिणत विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं, एक बाहर की तरफ होती है तो एक भीतर की तरफ होती है।
जो बाहर की तरफ जो कोशिका होती है, ये बाहर वाली जो होती है उसे कहते हैं प्राथमिक प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ये जो बाहर वाली कोशिका होती है इसे कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो अंदर वाली होती है इसे कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। बीजाणुजन कोशिका। देखिए फिर बता रहा हूं मैं, और इसको इस प्रकार से देख सकते हो आप। थोड़ा सा जो परप्रसू कोशिका होती हैं, इन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन हुआ? परिणत विभाजन। और इस प्रकार से होता है ये, जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है, इस कोशिका में इस प्रकार से विभाजन होता है, तो एक बाहर की तरफ हो जाती है, एक अंदर की तरफ हो जाती है। ये बाहर की तरफ है और ये किधर है? अंदर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो कोशिका होती है वो कहलाती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, अंदर की तरफ जो होती है वो कहलाती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है ये आगे चल करके और गुरु बीजाणु की भित्ति का निर्माण करती है। यानी जो गुरु बीजाणु धानी होती है उस गुरु बीजाणु धानी की क्या बनाती है? भित्ति बनाती है, लेयर बनाती है। इसी प्रकार से जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका आगे चल करके और क्या बनाती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बनाती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ये कैसी होती है? द्विगुणित। कैसी होती है? द्विगुणित। और इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में फिर विभाजन कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री विभाजन होने से एक कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 कोशिकाएं बनती हैं, और चारों जो कोशिका होती हैं उनको कहते हैं गुरु बीजाणु। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु कहते हैं। और गुरु बीजाणु की संख्या होती है 4। गुणसूत्रों की दृष्टि से कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं और चारों गुरु बीजाणु एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। और रेखीय क्रम का मतलब एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो। देखिए जैसे मान लीजिए ये जो चारों गुरु बीजाणु हैं, ये चारों गुरु बीजाणु इस प्रकार से एक दूसरे के सीधे क्रम में पाए जाते हैं। ये 4 हैं और इनको अपन क्या कहते हैं? 4 गुरु बीजाणु। क्या बने? 4 गुरु बीजाणु। आगे चलकर के क्या होता है? 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु अपभाषित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जबकि एक गुरु बीजाणु बचता है और जो शेष बचा होता है उसको कहते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु। तो जो एक शेष बचता है उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये 3 गुरु बीजाणु हैं, ये 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाएंगे? अपभाषित, नष्ट हो जाते हैं। और जो एक बचता है ये 3 गुरु बीजाणु तो क्या हो जाएंगे? नष्ट। और जो एक बचता है ये एक बचता है, इसे कहते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु। इसको क्या कहा जाता है? सक्रिय गुरु बीजाणु ये कहा जाता है। देखिए अब ये भी बात आती है कि बीजांड के कौन से सिरे वाला गुरु बीजाणु जीवित रहता है या आगे विभाजन करता है। तो बीजांड में जो निभाग वाले सिरे की तरफ जो गुरु बीजाणु होता है वो सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाता है, जबकि बीजांड द्वार की तरफ जो गुरु बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो नष्ट होते हैं गुरु बीजाणु, उनका क्या किया जाता है या उनका क्या कार्य होता है? तो प्रिय छात्रों, जो सक्रिय गुरु बीजाणु शेष रहता है, जो आगे परिवर्धन करता है, आगे विभाजन करता है, तो सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा उन तीनों अभाषित गुरु बीजाणुओं को अवशोषित कर लिया जाता है। या मैं ये कहूं कि जो तीनों अभाषित गुरु बीजाणु होते हैं उनका उपयोग सक्रिय गुरु बीजाणु अपने पोषण में करता है। आगे चलकर के जो ये सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है, आगे चलकर के ये बदल जाता है भ्रूण कोश में। और जो भ्रूण कोश होता है, इस भ्रूण कोश को ही क्या कहते हैं? मादा युग्म कोद्भिद। क्या कहा जाता है? मादा युग्म कोद्भिद। तो इस प्रकार से सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा मादा युग्म कोद्भिद का निर्माण होता है, जबकि तीनों गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं।
तो एक डिफरेंस रखना है आपको कि जब अपन ने लघु बीजाणु पढ़ा था उस समय चारों के चारों लघु बीजाणु जीवित रहते हैं और चारों ही आगे चल करके निषेचन क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। जबकि 4 गुरु बीजाणुओं में से केवल एक ही गुरु बीजाणु जीवित रहता है, बाकी 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज का पॉइंट इतना ही है। कल का पॉइंट अपने आगे होगा कि मादा युग्म कोदबिद या भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है, ये कल के पॉइंट में होगा। थैंक यू। ओके।